तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हो परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशंस। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग 12th कॉमर्स क्लास का सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने 11th के क्लास में क्या पढ़ा? 11th में आप लोगों ने पढ़ा कि आप जो भी बिजनेस करते हैं उस बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट होता है, उसका मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, अभी तक आपने यही सीखा कि जो भी बिजनेस आप करते हैं उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है, मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, और उसी का अकाउंटिंग अभी तक आप करते आए हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग करना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। समझ में आया? ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराना है आपके सोसाइटी, आपके समाज के बीच। किस तरह के सर्विसेज? फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि कोई अस्पताल है, कोई हॉस्पिटल है जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों का इलाज किया जा रहा है, तो उसका मेन मकसद, उसका मेन उद्देश्य जो है वो पैसा कमाना नहीं है। उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराना है। तो इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। समझ में आ गया? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को, सोसाइटी को, समाज को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कराना है। जैसे स्पोर्ट क्लब्स, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, है ना, हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इसे ही हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। क्लियर है? तो आइए बच्चों, इसके कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स की मदद से इसे हम और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो बच्चों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला फीचर है एंटिटी। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अलग और बिजनेस का ओनर अलग। उसी तरह से बच्चों, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी एक सेपरेट एंटिटी है। क्लियर है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी एक लीगल एंटिटी है, एक सेपरेट एंटिटी है। क्लियर है? दूसरा फीचर क्या है? पर्पस। इसका पर्पस क्या है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या है? तो इसका पर्पस है बच्चों कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को पहुंचाना। क्लियर है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन उद्देश्य है कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस या फिर प्रोफेशनल सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट सोसाइटी में, समाज में लोगों तक पहुंचाना। क्लियर है? आगे कह रहा है बच्चों ओनरशिप। ओनरशिप के बारे में यहां कह रहा है कि सेटअप बाय इंडिविजुअल और कंपनी। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिविजुअल द्वारा भी सेटअप किया जा सकता है और कंपनीज द्वारा भी सेटअप किया जा सकता है। क्लियर है? आगे कह रहा है एज अ चैरिटेबल सोसाइटी और ट्रस्ट। किस रूप में? तो एक सोसाइटी के रूप में या फिर एक ट्रस्ट के रूप में इसे आप सेटअप कर सकते हैं। क्लियर है? साथ ही कह रहा है बट इट इज नॉट ओन्ड बाय देम। लेकिन ये जो इंडिविजुअल और कंपनी है ये इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मालिक नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो भी सरप्लस होंगे, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस तो होते ही नहीं है, इसमें सरप्लस एंड डिफिक्स होता है। इसमें जो भी सरप्लस होंगे वो ये इंडिविजुअल या फिर कंपनी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा। बिजनेस में क्या होता था कि जो भी प्रॉफिट होता था, अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल रख लेता था, कंपनी है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाता। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो भी सरप्लस होंगे वो इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे। क्लियर है? आगे कह रहा है बच्चों प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्लियर है? आगे कह रहा है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहां कह रहा है मैनेज बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ्टन कॉल्ड ट्रस्टी और मैनेजिंग कमिटी। तो इसे मैनेज कैसे किया जाता है? तो बच्चों, मैनेज करने के लिए उसमें ट्रस्टी बनाया जाता है या फिर मैनेजिंग कमिटी के द्वारा, सेलेक्टेड पर्संस द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाता है। क्लियर है? आगे बच्चों कह रहा है फंड। फंड कहां से आता है? सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए फंड की तो जरूरत पड़ेगी। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उसको सैलरी भी चाहिए, है ना। किसी तरह का सर्विस आप प्रोवाइड करा रहे हैं, कुछ सामान खरीद रहे हैं तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। पैसा कहां से आएगा? तो बच्चों, पैसा के बारे में यहाँ पे कहता है कि डोनेशन, कहीं से आपको डोनेशन मिल रहा है, दान मिल रहा है, एंट्रेंस फी, सब्सक्रिप्शन फी, मेंबरशिप फी, ये सब जो है ये सोर्स ऑफ फंड है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। साथ ही बच्चों गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, सरकारी अनुदान के माध्यम से भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चलाए जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ गए? चलिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट आपको इसके अंतर्गत बनाना होता है हर साल।
क्लियर है? ये 3 अकाउंट्स जो हैं या फिर स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपको बताने होते हैं। क्लियर है? तो आइए बच्चों, अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज्यादा डिटेल में यहाँ पे हम लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में हम लोगों को इन्हीं 2 टॉपिक्स को सबसे ज्यादा पढ़ना है, तो वहां हम लोग इसे डिटेल में अच्छे से समझेंगे, साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, तो यह कहता है कि समरी ऑफ कैश एंड बैंक रिसीप्ट एंड पेमेंट। क्या है ये? तो ये सिर्फ एक समरी है किस चीज का? तो कैश में जितना भी रिसीप्ट और पेमेंट हुआ है उसका, और बैंक में जितना भी रिसीप्ट और पेमेंट हुआ है उसका। ठीक है? क्या है ये? समरी है। क्लियर है? आगे का बच्चों, रिसीप्ट डेबिट साइड में होगा और पेमेंट क्रेडिट साइड में होगा, यानी कि डेबिट साइड में सारे रिसीप्ट को आपको लिखना है और क्रेडिट साइड में सारे पेमेंट को आपको लिख देना है। क्लियर है? आगे का बच्चों, कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि चाहे वो रिसीप्ट कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, चाहे वो पेमेंट कैपिटल नेचर का हो या फिर रेवेन्यू नेचर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सारे रिसीप्ट एंड पेमेंट को उसमें रिकॉर्ड कर लेना है। समझ में आया? कैपिटल नेचर का हो, रेवेन्यू नेचर का हो, कोई मतलब नहीं है। रिसीप्ट हुआ है उस ईयर में तो उसे रिकॉर्ड कर लेना है, पेमेंट हुआ है उस ईयर में तो उसे रिकॉर्ड कर लेना है। क्लियर है? आगे का बच्चों, करेंट, प्रीवियस, नेक्स्ट ईयर। कहने का मतलब है कि आप जो अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो करेंट ईयर का है, पिछले ईयर का है या फिर आगे आने वाले ईयर का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस साल में अगर आपने रिसीव किया है, उस ईयर में अगर आपने रिसीव किया है तो उसे आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाना होगा। उसी तरह पेमेंट की अगर हम बात करें तो करेंट ईयर का पेमेंट हो, पिछले ईयर का पेमेंट हो या फिर नेक्स्ट ईयर का पेमेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन सारे ट्रांजेक्शन्स को आपको रिकॉर्ड कर लेना है जो उस पीरियड में, उस ईयर में रिसीव हुए हैं या फिर पेमेंट हुए हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये कैश बेसिस पे होता है। कैश बेसिस मतलब कैश आया तो रिकॉर्ड कर लो, कैश गया तो रिकॉर्ड कर लो। ठीक है? इसमें एक्रूअल का कोई मतलब नहीं है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड वगैरह का कोई मतलब नहीं। ठीक है? रिसीव हुआ है तो रिकॉर्ड कर लेना है, पेमेंट हुआ है तो भी रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है? चलिए आगे करा बच्चों, एसेट अकाउंट, रियल अकाउंट। ठीक है, हमारा जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो रियल अकाउंट है, क्योंकि ये कैश और बैंक से रिलेटेड अकाउंट है, और कैश एंड बैंक जो है आपके बिजनेस के लिए क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, तो एसेट है। क्लियर है? चलिए अब बच्चों बात कर लेते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। तो यहाँ पे कहता है कि एनपीएल डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी हाँ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनता नहीं है, प्रॉफिट होता ही नहीं तो बनेगा ही नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब आप बनाते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं होता है, बल्कि सरप्लस या फिर डिफेक्ट होता है। अगर आपके पास फंड ज्यादा बच जाता है तो सरप्लस होगा, फंड घट जाता है तो डिफेक्ट हो जाता है। या ऐसा समझ लीजिए कि प्रॉफिट होता है तो सरप्लस होगा और लॉस होता है तो डिफेक्ट होता है। ठीक है? लेकिन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करें बच्चों, इनकम एंड गेन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। बहुत ही सिंपल है बच्चों, इनकम और गेन बढ़ता है तो उसे आप क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं ना, तो क्रेडिट साइड में उसे रिकॉर्ड कर लेना है। एक्सपेंस और लॉस जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं ना, तो उसे डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेना है। वेरी सिंपल। चलिए आगे करा नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि इसमें इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। क्लियर है? बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट बच्चों, एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस का मतलब यहाँ ये हुआ कि करंट ईयर से रिलेटेड, यानी कि जिस अकाउंटिंग पीरियड का आप अकाउंटिंग कर रहे हैं उस पीरियड से रिलेटेड जितने भी इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस या फिर गेन होंगे, आप सिर्फ उन्हीं को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगले ईयर या फिर पिछले ईयर से रिलेटेड अगर किसी तरह का इनकम, एक्सपेंस, लॉस या फिर गेन है तो उसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कि करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि जबकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होता था कि चाहे किसी भी ईयर का पेमेंट हो, किसी भी ईयर का रिसीप्ट हो, उसे आप रिकॉर्ड कर लेते थे अगर सेम ईयर में वो रिसीव या पेमेंट हो रहा है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को डिटेल में समझेंगे, साथ ही कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।